पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र निर्माताओं के क्रम में ऐसा नाम जिनकी शख्सियत इतनी ऊंची है कि कोई गवर्नमेंट चाहे तो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति उनके नाम पे बनवा दे, उनके कद में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसके उलट उस सरकार का कद ऊंचा हो जाता है। यूं तो पटेल जी ने आजादी की लड़ाई में बहुत से कार्य किए थे, लेकिन उनको राष्ट्र निर्माता, भारत रत्न एवं लौह पुरुष ये तीनों ही पदवी प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने भारत के लगभग 565 रियासतों को जोड़ के एक राष्ट्र बनाया, जिन्हें कि आज हमने 29 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया है। वर्तमान भारत के इस मैप को देखिए आप, इसमें लगभग 29 स्टेट्स हैं, जबकि इस मैप को देखिए, ये बिफोर 1947 का है। इसमें लगभग 565 रियासतें आती थीं। जो सरदार पटेल जी जैसे नेता अगर उस टाइम ना रहे होते तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता आज एक देश के प्रधानमंत्री होते। इस पूरी बात को समझने के लिए इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। एक्चुअली हुआ क्या, सैकड़ों साल की जद्दोजहद के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि हम इंडियंस को अब काबू में नहीं रख सकते, अब हम इन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियन भी आगे बढ़ने लगे थे, उन पे हावी होने लगे थे। यहाँ की जनता जो है अपने पॉलिटिशियन को ज्यादा सुनने लगी थी बजाय अंग्रेजों के हुक्म को मानने के। जब अंग्रेजों को ये प्रतीत होने लगा कि आजादी की मांग, स्वराज की मांग हर गांव हर शहर से उठने लगी है, तो उन्होंने हमें आजाद करने के नाम पर 2 काले कानून पास किए, जिनका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसे हम काले कानून क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली जब वो देश को आजाद कर रहे थे मजबूरन में, तो वो इस प्लान में थे कि इंडिया या तो यूरोप की तरह मल्टीपल कंट्री बन जाएगा, टूट जाएगा कई सारे कंट्रीज में, या फिर इसको इतना कमजोर हम कर देंगे कि आने वाले भविष्य में ये हमारे कदमों में आके फिर से गिर जाएगा और कहेगा हमें आपकी ही शरण चाहिए, हम आपके ही हाथ में सुरक्षित हैं। ये खुद को अपने आप को संभाल ना पाए, इस तरह से उन्होंने हमको कमजोर कर दिया था। इस मैप को ध्यान से देखिए, इसमें मुख्यतः 2 से 3 बातें समझने को हैं। ये मैप 1947, इसमें ये जो क्लियरली वाइट पोर्शंस हैं इन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे, और दूसरे जो शेडेड पोर्शंस हैं उन्हें हम ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स कहते थे। ये जो वाइट पोर्शंस हैं ये भी ब्रिटिश क्राउन के ही अंडर आते थे, बट उनका खुद का स्वराज्य था। हैदराबाद, बलूचिस्तान, राजपूताना, जो कि आज मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कुछ पार्ट यूपी का भी आता है, ये सब थे। शेडेड पोर्शन में भी 2 टाइप के हैं, एक डार्क शेडेड है, एक सिंगल लाइन शेडेड है। तो ये जो डार्क शेडेड है ये पाकिस्तान बना, और ये जो सिंगल शेडेड लाइंस हैं ये इंडिया बना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के कंक्लूजन में मुख्यतः 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला ये कि ये जो लाइनेड पोर्शंस हैं ब्रिटिश इंडिया के, इनको इन्होंने 2 कंट्रीज में डिवाइड कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान। ये तो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस के ही मतभेद की वजह से हुआ था। दूसरा पॉइंट जो है एक्ट में, जो कि सबसे ज़्यादा पॉइजनस था, कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं बलूचिस्तान, हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर, राजपूताना, ये जो बड़े बड़े मेजर स्टेट्स हैं प्रिंसली, इनको ये फ्रीडम दिया कि आप चाहे पाकिस्तान ज्वाइन कर लें या इंडिया ज्वाइन कर लें, थर्ड पॉइंट, या फिर खुद का ही राष्ट्र बना सकते हैं। यही थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा पॉइजन का काम किया। ये जो थर्ड पॉइंट था, इसके वजह से बहुत सारे राजाओं के मन में लालच बस गया, जिसके वजह से इंडिया को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। वैसे तो थे कई सारे प्रिंसेस स्टेट, लेकिन उनमें से 5 स्टेट्स जो कि बहुत ही बड़े रीजन के थे, वो इंडिया को ज्वाइन करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बनाए गए कि उनको मजबूरन ज्वाइन करना पड़ा।
जिनमें से ये जम्मू कश्मीर, राजपूताना का जो क्षेत्र है, और ये हैदराबाद। हैदराबाद ने तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किया था, और हैदराबाद को ही इंडिया में शामिल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये इंडिया के बीचों बीच पड़ रहा था। अच्छा सोचिए, अगर आपका ये जो जम्मू कश्मीर है या राजपूताना क्षेत्र है या हैदराबाद है, ये सब स्वयं का एक राष्ट्र बना लेते, है ना, तो आज क्या होता। हम अगर पंजाब से बेंगलोर जाना चाहते तो क्या सोचते कि हम पंजाब से निकले, राजस्थान देश गए, फिर वहाँ से निकले मध्य प्रदेश देश गए, फिर हैदराबाद देश गए। इसी क्रम में कई सारे देश पार करने के बाद हम जाके बेंगलोर पहुँचते। मतलब कि जो आज हमारा पूरा राष्ट्र है उसी में कई सारे देश होते। पटेल जी की एक बहुत ही शानदार पॉलिसी थी जिसे दुनिया लोहा मानती थी, कि वो थी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। मतलब कि वो एक हाथ में गाजर रखते थे तो दूसरी हाथ में स्टिक रखते थे, कि पहले एक हाथ से गाजर दिखाएंगे कि आ जाओ भाई आ जाओ, अगर नहीं आ रहे हो तो फिर आना तो पड़ेगा, दूसरे हाथ में हथियार है। इस तरह से वो सभी स्टेट्स को काबू में करते गए। ये जो सबसे ज़्यादा पीड़ित किया था हमें, ये हैदराबाद किया था। हैदराबाद का जो निज़ाम था उसका पूरी तरह से झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। उसने इसके लिए तो पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए उधार भी दे दिए थे, जिसके वजह से ये और ज़्यादा सिरदर्द बनते जा रहा था। क्योंकि हैदराबाद को सम्मिलित करने का इंडिया में दो मेन पॉइंट था सरदार पटेल जी की नज़रों में। फर्स्ट पॉइंट, ये वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट था उस टाइम, और दूसरा ये कि ये इंडिया के बीचों बीच पड़ रहा है। अगर ये कहीं पाकिस्तान के साथ चला गया फिर तो बड़ी प्रॉब्लम होगी हमको। और ये था मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, फिर तो और खटपट लगी रहती, जैसा कि आज हमारे पाकिस्तान के साथ है। अब हैदराबाद चूंकि पाकिस्तान के साथ जाता या इंडिया के साथ जाता या फिर वो खुद का स्वयं का एक नेशन बन सकता था, तो हम इसी वजह से ये बात कर रहे थे कि हैदराबाद में चूंकि आज कोई पार्टी इस तरह से पैर जमा चुकी है, कोई पॉलिटिशियन इस तरह से पैर जमा चुका है कि उसके सामने कोई टिकता ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी। तो अगर ये एक कंट्री होता तो वो आज के वहाँ के पीएम होते, ये तो लगभग लगभग तय ही है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। हुआ यूं कि इंडियन आर्मी शाम को गई और सुबह तक हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। इतनी तगड़ी हमारी इंडियन आर्मी तभी थी। अब बात करते हैं ये राजपूताना क्षेत्र की, जिसमें कि राजस्थान मुख्य था, और जम्मू और कश्मीर की। अब चूंकि पटेल जी उस टाइम डिप्टी पीएम और गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो नेहरू जी को ये डर था और सभी को ये डर था कि हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर ना पड़े। और ऑब्वियस सी बात है भाई, उस टाइम तक यूएन का गठन हो चुका था। कहीं यूएन आर्मी आ जाती इंडिया पे कि तुम किसी दूसरे पे अटैक कर रहे हो, उन पे कब्जा करना चाहते हो, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते, फिर तो प्रॉब्लम हो जाता है इंडिया के लिए। इसीलिए नेहरू जी सभी मामलों को बड़ी संजीदगी से लेना चाहते थे। लेकिन उसी बीच विश्व के सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियन ये देख रहे थे और सरदार पटेल का लोहा मानते थे कि बंदा किस तरह से काम कर रहा है, कि मतलब जो वो चाह रहा है वो किए जा रहा है और किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। इधर पटेल जी राष्ट्र निर्माण में लगे हुए थे और उधर जिन्ना भी अपनी चाल चल रहा था, किसी न किसी तरह से किसी भी प्रदेश को अपने में सम्मिलित करने के लिए। वो राजपूताना क्षेत्र के एक बड़े प्रिंस के पास गया और उनको एक ब्लैंक पेपर देते हुए बोला, इस पे सारे डिमांड्स लिख दो, मैं बिना कंडीशन सभी को एक्सेप्ट करता हूँ, बस तुम पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हो जाओ। अब सोचिए कौन सा ऐसा राजा होगा जो ऐसा ऑफर मिलने के बाद उसे ठुकरा दे। लेकिन हुआ क्या, पटेल जी गए वहाँ पे और पटेल जी ने क्या कहा कि तुम भारत में मिल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमारे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे
और अगर ज़्यादा मन बढ़ी दिखाओगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम उपद्रव करा देंगे, जन आंदोलन करा देंगे, क्योंकि ये है हिंदू बहुल्य क्षेत्र। तो फिर आप पाकिस्तान के साथ मिलने का सपना भी मत देखिए। पटेल जी के इतनी जरा सी धमकी देते ही वहाँ के राजकुमार मान गए और उनके पीछे जितने भी राजपूताना क्षेत्र के जितने भी राजे रजवाड़े थे सब भारत के साथ सम्मिलित हो गए। आप ये जो फेड पोर्शन देख रहे हैं ना, ये यूरोप है। यहाँ पे 44 देश हैं और इसके समान एरिया का ये जो अपना इंडिया है वो एकमात्र राष्ट्र है। तो अंग्रेज यही चाहते थे कि इंडिया या फिर कई सारे कंट्री में टूट जाए, यूरोप की तरह बिखर जाए, या फिर ये अपने घुटनों पे आ जाए और हमसे फिर से विनती करे कि आप ही हमें संभालिए, नहीं तो हम अपने खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास पटेल जैसे नेता थे, गर्व है हमें। जय हिंद, जय भारत।